हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि बजट होता क्या है, कैसे पारित होता है, किसके द्वारा पारित किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सब डिस्कस किया। मैंने वो सब आपको इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि बजट कैसे और कौन पारित करता है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो 1 फरवरी को बजट पारित हुआ है, वो हमारा राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अभी हम उसकी मोटी मोटी हेडलाइंस देख लेते हैं कि उसमें आम जनता को क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है। ठीक है, तो देखते हैं किसके लिए क्या गिफ्ट है। देखिए, बजट की बात आती है, सबसे पहले बात आती है टैक्स की। ठीक है ना, और उसमें भी आती है इनकम टैक्स की। तो भाई कितना टैक्स लगा है, कितनी राहत मिली है आम जनता को, कितनी नहीं मिली है, ये बात आती है। तो देखिए, जो टैक्स का क्राइटेरिया है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो था पहले वही का वही मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आपकी कमाई है 2.5 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो आपकी कमाई जैसे 2.5 लाख वार्षिक है, आप एक साल में 2.5 लाख रुपए कमाते हो, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हो ना, तो पहले विकल्प में आप पर 5% और दूसरे में भी 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आपकी कमाई 5 से 7 लाख है वार्षिक में, तो आपके ऊपर पहले विकल्प में 20% टैक्स लगेगा और दूसरे विकल्प में 10% लगेगा। ये सब है क्या, ये जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी। आज हम सिर्फ बजट के बारे में बता रहे हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो ये क्लास देख रहे हैं उनको इसमें जो टर्म आती है उनके बारे में पता है, और जिनको नहीं पता है वो टेंशन मत लो। अब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिए तो धीरे धीरे एक एक टर्म को, एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी बस मोटा मोटा देख लो। अच्छा जी, जो 7.5 से 10 लाख जिनकी कमाई है उनको 20% टैक्स पहले विकल्प में और दूसरे में 15% देना पड़ेगा। ठीक है, जिनकी 10 से 12.5 लाख कमाई है उनको पहले विकल्प में 30%, दूसरे में 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जिनकी 12.5 से 15 लाख के बीच में है उनको 30% टैक्स यहाँ पहले विकल्प में, दूसरे में 25% टैक्स देंगे। और जिनकी 15 लाख से अधिक है ना भाई, उनको 30% टैक्स देना होगा। ठीक है, अब आप देख लेना कि आप कितना कमाते हो, या फिर आपके घर में जो भी कमाई करता है वो कितना कमाता है। आप टैक्स, आपके जो पेरेंट्स है या फिर आपके भाई बहन जो भी कमाते हैं, वो उनकी जो सैलरी है वो टैक्स के अंदर आती है या नहीं आती है। ठीक है ना, ये देखना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बजट के आते ही दूसरी बात ये आती है कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। ठीक है, तो क्या महंगा हुआ है, जो स्टील के स्क्रैप हैं उनके जो आयात है और जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ाई गई है। ठीक है, जो आयात पर कस्टम ड्यूटी लगती है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि स्टील का बना हुआ सामान अब महंगा हो चुका है। ठीक है, 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पर रियायत खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो अगर कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई है तो ऑब्वियसली वो महंगी हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सस्ता क्या हुआ है। देखिए, जो कृषि के उत्पाद है ना, कृषि से संबंधित उत्पाद है वो सस्ते हुए हैं। जो केमिकल टेक्सटाइल है वो सस्ता हुआ है, और जो मेटल है वो भी सस्ता हुआ है। जो फ़ोन से संबंधित सामान है, फ़ोन चार्जर वगैरह हो गया, ठीक है ना, मोबाइल कैमरा, लेंस, ये सब, तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी मतलब यूथ एरिया है, वो देख सकता है कि उसकी जो यूज करने की चीज़ें हैं वो तो ज़्यादातर सस्ती हुई हैं, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। जो फर्नीचर फिटिंग है और पैकिंग, लेदर, ये बॉक्स, मतलब ये जब होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये भी सस्ता हुआ है। जो गारमेंट फुटवेयर हुए हैं वो भी थोड़े सस्ते हो गए हैं। ठीक है, जैसे चप्पल, जूते, है ना। चलिए एक बार और ये देखते हैं हम क्या सस्ता हुआ है। आम भाषा में देख लो, जो चमड़ा है और कपड़ा है वो सस्ता हुआ है। ठीक है, जूते चप्पल सस्ते हुए हैं, खेती का सामान सस्ता हुआ है, मोबाइल फ़ोन चार्जर सस्ते हुए हैं, कट और पॉलिश का। अच्छा जी, औरतें देख लो, जो मतलब रिच एरिया है हमारे देश का, जो उच्च वर्ग आता है वही लेते हैं भाई डायमंड, है ना। हम जैसे मिडिल क्लास वालों का तो इसमें का कोई रोल है नहीं। तो देखिए, जो डायमंड है, पॉलिश डायमंड है, वो सस्ता हो चुका है। अब अपने अपने हस्बैंड या जो भी डिमांड कर सकती हैं डायमंड की। विदेशी जो मशीनें हैं वो सस्ती हुई हैं। ठीक है, महंगा क्या हुआ है, कैपिटल गुड्स महंगा हुआ है, विदेशी छाते हुए हैं, और इमिटेशन जो ज्वेलरी है वो थोड़ी महंगी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, जो टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। अभी हमने टैक्स में बताया था ना, मैंने बोला था ना कि जो टैक्स का जो दायरा था वो ही है सेम पहले वाला, उसमें कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, जो सैलरी वाले लोग हैं वो थोड़े दुखे भी हुए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है ना, और तो आपको टैक्स कम करना चाहिए था, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, और सैलरी तो उतनी मिल रही है और आप टैक्स उतना ही ले रहे हो, तो हमारी सैलरी तो बचती नहीं ना सेविंग के लिए हमारे पास। तो ठीक है, जो मतलब सैलरी वाले लोग हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं। जो अघोषित आय हैं, मतलब
एक होता है ना संपत्ति, देखो जी ये अमीर लोगों की होती है घोषित है, ठीक है, गरीबी को तो कुछ होती नहीं है, तो उस पर जो सेट ऑफ था वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये होता क्या है ये मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है, अलग से वीडियो बनेगी इसके ऊपर। टैक्स पेयर्स 2 साल पुराना ITR को भी अपडेट कर सकेंगे। अच्छा, जो टैक्स देते हैं ना, जिन्होंने 2 साल से टैक्स नहीं भरा है उनको वो अभी भी टैक्स दे सकते हैं, उनके ऊपर केस वगैरह नहीं होगा, कोई वो नहीं हो। हाँ ये है लेट फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो वो 2 साल पुराना अपना ITR भी अपडेट कर सकते हैं, मतलब जो तुम्हारा 2 साल से बचा हुआ टैक्स है वो भर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगा है। जो ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी पर अब क्या है 30% टैक्स लग चुका है, देख लेना। अब जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना वो देख लीजिए, अब इस पर 30% टैक्स लग चुका है भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, PM गति शक्ति प्लान पर जोर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। अब जो है ना सरकार क्या करेगी, जो मतलब 25,000 किलोमीटर की रोड बनाएगी, और वो रोड ऐसे नहीं होगी, हाईवे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, 100 कार्गो टर्मिनल बनाएगी, ठीक है, जो कंपनीज है उनके लिए देख लो 100 कार्गोने टर्मिनल बनेंगे। व्यापार सुगमता के लिए, मतलब जो ट्रेड है उसको सुगम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए 1486 कानून समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा है। 1486 जो पुराने कानून थे वो खत्म कर दिए हैं ताकि व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके, ठीक है। अच्छा जी, 1.5 करोड़ MSME को एक्स्ट्रा पूंजी दी जाएगी। इनका मानना ये MSE होता है छोटे और लघु उद्योग होते हैं, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगी क्या होते हैं MSME और ये कैसे काम करते हैं, इसके लिए भी अलग टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, तो अभी के लिए आप बस इतना ही पढ़ लो, ठीक है। जो ये होते हैं छोटे और मध्यम व्यापारी होते हैं, तो जब अपना रोजगार काम करते हैं तो इनको क्या दे रही है सरकार, 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा पूंजी दे रही है ताकि आप इन्वेस्ट करो और काम करो अपने उद्योगों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है कि अब हमारे देश में भी क्या होगा ना, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो इसकी कोरोना की वैक्सीन आप लगवा रहे थे, आप ऑनलाइन ही कर रहे थे ना भाई, ठीक है। तो अब इसको ऑनलाइन ही हो रहा था इसमें सब कुछ, ठीक है। आप बुकिंग ऑनलाइन कर रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आपकी नेक्स्ट डोज कब लगेगी इसकी भी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन करा रहे थे ना। तो अब क्या है, अब हेल्थ सेक्टर हमारा ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मिलेगा सेहत का लेखा जोखा, अब जितना भी आपको कितना क्या बीमारी हुई है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पिछले मतलब जो भी है एक व्यक्ति ने किस चीज़ का इलाज गया, उसको क्या बीमारी हुई थी, इसका सारा का सारा बायोडाटा अब ना ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा, इसके लिए अब क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मतलब जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो तनाव में हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन होना एक आम बात हो गई है, ठीक है। स्पेशली यूथ लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है ना। कहीं पे कैरियर की चिंता है, कहीं पर अपना वही है, अब कैरियर के चक्कर में थोड़ा सा फैमिली मैनेजमेंट हो जाता है, इन सब चीज़ों से डिप्रेशन रहता ही है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो उनके लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये किस पे काम करेंगे, जो लोगों में जो तनाव और डिप्रेशन है उस पर काम करेंगे। चलिए देखते हैं कोरोना में मेंटल हेल्थ पर। अच्छा जी, अब ये जो कोरोना आया था इसने शरीर पे तो असर डाला ही था सबका, लेकिन तो कितना डरा दिया था ना, तो मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ा है। आपको पता है जो कोरोना पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो ना अपने मेंटली ही फील करता था, क्योंकि उसको अलग से एंजाइटी होती थी, उसको लगता है एक फियर होता था, ठीक है ना, डेथ का फियर होता था। बहुत सारे कोरोना पेशेंट स्टार्टिंग में जब कोरोना के पहली लहर आई थी तो उसमें देखा था कि ना कुछ ने तो बिना इलाज के ऐसे ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि एक अलग ही टाइप की एंजाइटी इसमें पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये इसने कोरोना ने जो मेंटल हेल्थ पर असर डाला है तो उसको ठीक करने पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में से इससे हेल्प में, अब टेली मेंटल क्या है ये मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब क्या होगा, डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा। ये वही है भाई, हेल्थ सेक्टर को जब ऑनलाइन कर देंगे तो वही है डिजिटल हेल्थ सिस्टम, ठीक है ना। मतलब अब सब कुछ डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे काम की। हमारे काम में क्या है, रोजगार है। तो अब एक चीज़ देखिए, चिप वाले पासपोर्ट जारी होंगे, ठीक है ना। अब पासपोर्ट कौन से जारी होंगे, चिप वाले पासपोर्ट जारी होंगे, ठीक है। और 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। देखो ऐसे घोषणा तो हो चुकी है कि अभी 60 लाख की नई नौकरियां दी जाएंगी और 80 लाख नए घर बनेंगे। देख लो, 80 लाख नए घर बनेंगे और 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी, ठीक है। 14 क्षेत्रों में शुरू हुई PLI स्कीम बढ़ेगी, ठीक है। अगले 10 साल में 30 लाख नौकरियां मिलेंगी। देख लो आप, अगले 10 साल में 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया है मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन कितना पूरा होता है कितना नहीं होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस। डिफेंस घरेलू उद्योगों के लिए 68% प्रोविजन होगा, ठीक है। आयात की जाएंगे रक्षा उपकरण अब देश में ही बनेंगे, ठीक है। जो हम अपने डिफेंस क्षेत्र के लिए जो भी उपकरण उसमें यूज होते थे ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे वो उनको हम क्या करते थे, आयात करते थे दूसरे देशों से, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब उनको अपने देश में बनाया जाएगा। पिछले साल से 58% ज़्यादा घरेलू प्रोडक्शन होगा, मतलब अब पिछले साल जितना होता है उससे 58% की बढ़ोतरी की जाएगी प्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। देखो ये बात अभी बताई थी मैंने आपको। और अभी जो है ना क्रिप्टो करेंसी तो क्या है भाई, हमारे इंडिया की तो है नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि आरबीआई भी एक, जैसे क्रिप्टो करेंसी है ना, ऐसी एक नई डिजिटल एजेंसी लेके आएगा। आरबीआई कब लेके आएगा, 2023 में, ठीक है। तो आरबीआई भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहा है 2023 में। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और ब्लॉकचेन क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप ये देख लो कि कहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है जीएसटी और जीडीपी, इन पर क्या फ़र्क पड़ा है। देखो इकोनॉमी को 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व वैक्सीनेशन पर फोकस किया जाएगा। जीएसटी कलेक्शन पहले 1,40,000 करोड़ बढ़ा है, ठीक है। जो जीएसटी का कलेक्शन हमारा वो पहले से 1,40,000 करोड़ बढ़ा है, ठीक है। ये जीएसटी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक टर्म है इकोनॉमी की, ठीक है। इसके लिए अलग से टॉपिक होगा, अलग से क्लास होगी, ठीक है। अब देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में हमें क्या मिला है भाई, 2 लाख आंगनबाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आंगनबाड़ी भी तो शिक्षा के क्षेत्र में ही आती है ना, ठीक है। अच्छा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी। देखो हमारे यहाँ पर जो शिक्षा मिलती है ना वो ऐसे मिलती है। अब जो व्यावसायिक शिक्षा है, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड शिक्षा है, जो अपने काम करने के लिए होती है ना, जो थोड़ी सी, उनके लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। मतलब ऑनलाइन ही क्लास होगा, ऑनलाइन सब कुछ होगा। एक क्लास एक टीवी चैनल के से, अब जो पहले देखिए एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल होता था अभी, और अब उसकी संख्या कितनी बढ़ा दी जाएगी, 200 कर दी जाएंगी। 200 चैनलों पर एक क्लास दिखाई जाएगी, ठीक है। मेन इसका यही है बस। किसानों को क्या मिला है, किसानों को मिला है भाई डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे, ठीक है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ये एमएसपी होता क्या है, अब किसान आंदोलन में आपने इसका नाम सुना भी होगा। ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बाद से बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें जो है 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, ठीक है। 1,000 टन LMT धान खरीदी का अनुमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आम आदमी को क्या मिला है, गरीबों के लिए 48,000 करोड़ रुपए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि 80 लाख घर बनाए जा सकें, ठीक है। क्या किया गया, 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अच्छा, शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। शहरी इलाकों में क्या बनेंगे, पीएम आवास बनेंगे, ठीक है। चलिए एमएसएमई को क्या मिला है ये देख लेते हैं। जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं उसमें 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उनको। निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सरकार उनकी मदद करेगी, ठीक है। ये जब आपको एमएसएमई बताऊंगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा सारा कि होता क्या है, क्या फंड है। उद्योगों को, जो इंडस्ट्री है उनको 5.54 लाख करोड़ से 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान देने की बात की गई है, ठीक है। चलिए अब ट्रैवल यात्रा के संबंध में देख लेते हैं हम ट्रैवल के बारे में। 2022-23 से ई पासपोर्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पासपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक ही होंगे, ठीक है, ई पासपोर्ट होंगे। ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी होगी। यह RFID और बायोमेट्रिक पर काम करेगा। किस पर, RFID और बायोमेट्रिक पर काम करेगा। चलिए अब देखते हैं कि महिलाओं को क्या मिला है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पॉलिश किए गए हीरे सस्ते हो गए हैं, ठीक है, अमीर महिलाओं के लिए। रत्नों पर सीमा शुल्क घटा करके 5% कर दिया गया है। देखिए रत्न पर भी सीमा शुल्क घटा दिया, 5% कर दिया है। फिर मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 लागू किया जाए।
अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मिला है हमें। देखो 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक टर्म है, वो मैं आपको बताऊंगी जब साइंस एंड टेक कराऊंगी, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि 2025 तक है सभी गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। नेशनल हाईवे पर 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। हाईवे के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अब जो ये हाईवे बनाए जाएंगे उसके लिए कितने पैसे दिए गए हैं, 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अच्छा, सेज के लिए कस्टम नियम आसान कर दिए गए। सेज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी एक टर्म है, ये भी इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी टर्म है। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे जब इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आती है 5G सर्विस। देखो अभी तक क्या 4G नेटवर्क चल रहा है ना, अब 5G सर्विस आ गई है। 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, ठीक है। और इसी साल से मोबाइल की 5G तकनीक लॉन्च होगी। 5G आने के बाद पता है सेकंडों में मूवी डाउनलोड होगी, आप गेम की हर चीज़ की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी भाई, मतलब नेटवर्क सिस्टम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ज़्यादातर गाँव में फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। ज़्यादातर गाँव किससे जोड़े जाएंगे, फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए 5G फ़ोन भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब आता है क्लीन एनर्जी के बारे में क्या किया गया है। देखो ई वाहन की चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी में अदला बदली की जाएगी। देखिए अभी तक क्या है ना, अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं ना उनका फ़ायदा क्या है, देखिए ये पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है, ये इनका फ़ायदा होता है और इसीलिए सरकार इनको बढ़ाना चाह रही है। बट लोग ई वाहन लेते नहीं है क्योंकि किसी को देखिए लॉन्ग ड्राइव पर जाना है और उसकी बैटरी ख़त्म होगी तो अब वो क्या करेगा बेचारा। चार्जिंग स्टेशन बाई चांस मान लीजिए कि कहीं पर लाइट नहीं है, ऐसे एरिया में जा करके ख़त्म होगी तो वो चार्ज कैसे करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या कर दिया गया, उसके लिए बैटरी दी गई है। तो अगर आपके ख़त्म होते हैं, आसपास में कोई होगा तो वहाँ से आप जाकर के अपनी बैटरी बदलवा सकते हो। वो बैटरी फुली चार्ज होगी, आपको जितने पेमेंट आपकी बनती है वो ले ली जाएगी और आपको एक फुली चार्ज बैटरी दे दी जाएगी, ठीक है। इससे इस क्षेत्र में थोड़ी क्रांति आएगी, फिर शायद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोग खरीदने लगे, ठीक है। तो ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी की अदला बदली होगी, ठीक है। सोलर एनर्जी के जरिए आंगनवाड़ियों में बेहतर संसाधन किए जाएंगे। देखिए जो आंगनवाड़ी है वहाँ पर भी सोलर प्लेट लगाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ब्लेडेड फ्यूल को बढ़ावा देने के नॉन ब्लेडेड फ्यूल पर सरचार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उसमें क्या हुआ है। देखिए जो ऑडियो वीडियो और गेमिंग है ना उसको विकसित करने के लिए एक समिति बिठाई गई है, ठीक है, एक कमेटी बिठाई गई है और कहा है कि भाई इन जो ऑडियो है वीडियो और गेमिंग है इनका विकास करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हम। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें और प्रावधान देगी सरकार, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल यूथ कितना गेमिंग का तो कैसे चलन चला हुआ है, ठीक है। तो फिर हम जो है चाइना वगैरह की इन सब की ऐप देखते हैं और उस पर खेलते हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि भारत के ही गेम हो और ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि भारत को भी लाभ हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अच्छा अब आता है कोऑपरेटिव। देखिए जो कोऑपरेटिव टैक्स है वो घटा करके 18% से कितना कर दिया है, 15% कर दिया। ये कोऑपरेटिव टैक्स होता क्या है ये हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इस पर सरचार्ज में भी कटौती की गई है, 12% से घटाकर 7% कर दिया। देखिए कोऑपरेटिव टैक्स 18% से 15% कर दिया और जो इसके ऊपर जो सरचार्ज लगता था ना उसको 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं कराऊंगी इकोनॉमिक्स में आपको, ठीक है। देखिए राजकोषीय घाटा 6.9% होने का अनुमान है। पिछले साल कितना था, 6.8% था और अब कितना होने का अनुमान है, 6.9% होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से जीडीपी में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। जीडीपी में बढ़ोतरी कितनी होगी, 9.2% होने से अनुमान है, ठीक है। यह अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड होगा अगर ऐसा हुआ तो। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 64% लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। देखिए जो 2022-23 का वित्तीय वर्ष है ना उसमें ये बोला गया है कि जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी का 64% तक लाने का लक्ष्य है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का, जो कि जीडीपी का कितना है, 4.1% होने का अनुमान है।
और देखिए आयकर स्लैब और टैक्स की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। डिजिटल संपत्ति से होने वाली यानी कि जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह होगी, इन पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में होने वाली आय पर कितना 15% टैक्स लगेगा। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। अभी आप ये समझ लो कि उस पर जो आप आय आपको होती है उस पर 15% टैक्स लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 14% कर दी गई है। ठीक है। और जो कॉरपोरेट सरचार्ज है वो 12% से घटा करके 7% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। अब ये भी हमने बात करी थी, है ना। अच्छा, ये तो सरचार्ज किया गया। और जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कितना कर दिया गया, 18% से घटा करके 15% कर दिया गया। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज, जो गैर सूचीबद्ध शेयर हैं उन पर 28.5% से घटा करके 23% कर दिया गया है। अब ये गैर सूचीबद्ध शेयर है क्या और इन पर सरचार्ज क्या लग रहा है, ये सब इकोनॉमिक्स की टर्म है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे। ठीक है, तब आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी। अच्छा जी, अब सरकार कहाँ कहाँ से पैसा लेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो ये बात करते हैं सरकार की जो उधार व अन्य देयता हैं वो कितनी है, 35% है। ठीक है, 35% है। जो GST लेती है सरकार, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेती है, यही तो यहीं से तो सरकार के पास पैसा आता है ना भाई। उधार से लेती है, ठीक है, और दूसरा GST से लेती है, वो कितना लेती है, 16%। फिर जो निगम कर है उससे कितना आता है, 15%। जो आयकर है उससे भी कितना आता है, 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है 7%। और गैर कर राजस्व से आता है 5%। ठीक है। अच्छा जी, कस्टम से कितना आता है, 5% आता है। और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से कितना आता है, 2%। ये सब क्या है, जहाँ से सरकार को पैसा मिलता है। ठीक है ना, ये सब वो जगह है जहाँ से सरकार पैसा लेती है। एक बार फिर देख लो, उधार व अन्य देयताओं से 35%। ठीक है, GST में से मिलता है 16%, निगम कर 15%। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निगम कर से सरकार को कितना पैसा मिलेगा, तो आप बोलोगे 15% मिलता है। आयकर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, गैर कर राजस्व 5%, कस्टम 5% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से 2%। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि सरकार खर्च कहाँ करती है। वो तो ये थी कि सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है। अब बात आती है सरकार खर्च कहाँ करती है। तो देखिए, जो सरकार ने उधार ले रखा है उसके ब्याज चुकाने में कितना पैसा चला जाता है, 20% चला जाता है। ठीक है। अच्छा, करों व शुल्कों में, अच्छा अब जो उसको टैक्स मिल रहे थे ना उनमें 17% हिस्सा किनका है, राज्यों का है। ठीक है, तो जो कर और शुल्क आते हैं उनमें से राज्यों का हिस्सा कितना है, 17%। तो 17% कमाई किनको दे देगी, वो राज्यों को दे देगी, कर और शुल्कों की। ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, अब जो भी स्कीम चलाती है, जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो भी परियोजना चलाती है या स्कीम चलाती है उसके तहत वो कितना पैसा खर्च करती है, 15% खर्च करती है। ठीक है। अच्छा जी, फिर कुछ पैसा हमें वित्तीय आयोग व अन्य अंतरण संस्थाओं को भी देना पड़ेगा ना, तभी तो काम करेंगी वो, तो उनको कितना देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर आता है केंद्र प्रायोजित क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित स्कीम, उनको कितना देगी, 9% देगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अन्य व्यय भी होते हैं, वो भी 9% है। अच्छा, रक्षा डिफेंस में हम कितना खर्च करेंगे, 8%, सब्सिडी में 8% और पेंशन में 4%। देखिए, जो पेंशन मिलती है ना उसमें सरकार की जो कमाई है उसका 4% खर्च होता है। ठीक है। चलिए, अच्छा अभी सरकार ने पहल की है कुछ, तो इसमें कुछ 5 नदी परियोजनाएं चालू की हैं। कौन कौन सी है, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। ये हैं क्या, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से अलग से वीडियो बनेगी। बस अभी के लिए आप ये 5 योजनाएं देख लो। ठीक है, इनके लिए अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है। अच्छा, एक ये देख लेते हैं कि हमारे बैंकों को क्या मिला है बजट से। ठीक है, तो देखिए जो डाकघर है ना उसमें ATM शुरू किए जाएंगे अब। ठीक है, डाकघरों में ATM शुरू किए जाएंगे। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। कितने, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। अच्छा जी, डिजिटल बैंकिंग पर जोर दिया जाएगा, मतलब अब बैंक भी क्या होगा, डिजिटल होगा। ठीक है। डिजिटल पेमेंट बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, फ़ोन पे होगा, गूगल पे होगा, एक्सेट्रा।
राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। ठीक है, 2021 और 22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा। इस रकम से राज्यों को इकोनॉमी को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो 2021 और 22 में 37.7 लाख करोड़ रुपए दिए गए राज्यों को ताकि उनकी इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रेलवे को क्या मिला। रेलवे को क्या मिला है, 400 वंदे मातरम भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। ठीक है ना, वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी अगले 3 सालों में। ठीक है, अच्छा जी, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे अगले 3 सालों में। ठीक है, मेट्रो सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। छोटे किसानों के लिए एक रेल चलाई जाएगी जिसको बोलेंगे हम इंफ्रा। ठीक है, तो देख लो भाई, किसानों के लिए भी ट्रेन चल रही है। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीक में को कवर किया जाएगा। ठीक है, ये मिला है हमारा रेलवे को। क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, तो 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था ओवरव्यू बजट का। मेनली मोटी मोटी हेडलाइंस मैंने आपको बताई हैं कि हुआ क्या है। बाकी एक पहले मैं ये सारी टर्म्स मैं आपको बता दूं, राजकोषीय घाटा होता क्या है, MSME क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ठीक है, मतलब जो भी GDP क्या होती है, GST क्या होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले इकोनॉमिक्स की टर्म्स क्लियर कर दूंगी। उसके बाद फिर हम जो है ना अलग से एक बार फिर से देखेंगे, बुक से देखेंगे कि बजट में प्रावधान क्या क्या हुए हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा ओवरव्यू। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।